बड़े 5 सितारा होटलों में जाने पर एक जो बड़ी समस्या होती है, वो खाने का ऑर्डर देना भी हो सकती है। होता क्या है कि एक तो मेन्यू पे नाम कुछ ऐसे लिखे रहते हैं कि आपको समझ में ना आए कि कौन-सी डिश शाकाहारी है, कौन-सी मांसाहारी। ऊपर से दूसरी समस्या ये होती है कि किसे किस तरीके से खाना है, कहाँ काँटा चम्मच होगा, कहाँ कोई दूसरी विधि इस्तेमाल होगी, ये पता नहीं चलता। तो ऐसे ही एक बिहारी बेचारा नौजवान, गरीब, सकुचाया-सा जब किसी फास्ट 5 सितारा होटल में पहुंचा तो उसके सामने भी यही दिक्कत आ गई। मेनू सामने था मगर उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि ऑर्डर क्या किया जाए। वेटर को अंदाजा हो गया कि इसकी समस्या क्या है। उसने धीरे से इशारा किया। पीछे जो शाकाहारी वाला सेक्शन था वहां लड़के के समझ में आने लायक कुछ डिशेस थे। जब उन व्यंजनों के नाम पर गया तो उसे कोफ्ता दिखा और कोफ्ता उसे समझ में आता था। तो उसने फटाफट लौकी अंगूर के कोफ्ते का ऑर्डर दे दिया। डिश आया, उसने खाना भी खाया। खाना खाने के और बिल भरने के बाद जब वेटर चेंज लेकर आया तो उसने धीरे से बैरे से पूछा, भाई ये कोफ्ते लौकी के थे ये तो समझ में आया, मगर इसमें अंगूर कहाँ था? वेटर ने जवाब दिया, साहब इसमें दोनों चीजें बराबर मात्रा में मिलाई जाती हैं। 10 लौकी के कोफ्ते बनेंगे तो उसमें अंगूर भी पूरे 10 डाले गए हैं। तो भैया ऐसा है कि मात्रा एक बड़ी समस्या हो सकती है और सिर्फ खाने की चीजों में ही नहीं होती है। मात्रा की समस्या कई बार हिंदी भाषा में भी हो जाती है। मात्रा का हेर फेर हुआ नहीं कि आपके शब्द का अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। तो ऐसा एक किस्सा जो शब्दों के अर्थ और अनर्थ से जुड़ा हुआ है और मात्रा से ही संबंधित है, उनमें सबसे जो प्रसिद्ध है वो शायद सम्राट अशोक से जुड़ा हुआ है। सम्राट अशोक जाने माने राजा थे और उनकी एक युवा रानी थी, रानी तिष्यरक्षिता। अब ये जो युवा रानी थी, इनसे जब विवाह हुआ तो सम्राट अशोक शायद बूढ़े हो चले थे। तो माना जाता है कि रानी साहिबा का ध्यान राजा के बेटे कुणाल पर था। अब जरूरी नहीं है कि यही वजह रही हो। कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं कि रानी तिष्यरक्षिता अपने बेटे को राजा बनाना चाहती थी और कुणाल राजा न बन पाए, इसकी जुगाड़ में लगी रहती थी। जो भी हो, जब राजा साहब ने कुणाल को युवराज बनाने की शिक्षा देने के लिए चिट्ठी जारी की तो उन्होंने लिखा, कुमार अधियति। ये चिट्ठी जब निकली तो रास्ते में कहीं रानी तिष्यरक्षिता के हाथ आ गई। उन्होंने अपनी काजल से अ के ऊपर एक बिंदी लगा दी। अब ये शब्द हो गया कुमार अंधियति। कुमार अधियति का मतलब जहां होता है कि कुमार को शिक्षा दो, वहीं कुमार अंधियति का मतलब होता है कुमार को अंधा कर दो। अंधा उस जमाने में राजा नहीं हो सकता था। तो कुणाल कभी राजा नहीं बन पाए। वो चले गए श्रीलंका अपनी बहन के साथ और बौद्ध धर्म के प्रचार में जुट गए। मौर्य वंश अपने विनाश की ओर बढ़ा। तो मात्राओं के हेरफेर से कई बार इस तरह की दिक्कतें हो जाती हैं। हिंदी भाषा की जब हम लोग बात कर रहे हैं आज, तो ये भी ध्यान रखिएगा या ये फिर ध्यान दिया जा सकता है कि ये जो मात्रा है उसमें अनुस्वार के साथ साथ एक चंद्र बिंदु भी हुआ करता था। अब वो नजर नहीं आता। तो मिठाइयाँ बटी और आपका बंटी, इनको लिखने में अब कोई फर्क नहीं होता। हालांकि थोड़े साल पहले तक या अभी भी अगर आप देखेंगे तो हिंदी में वर्तनी कुछ ऐसी होती है कि जो आप बोलते हैं पक्का पक्का वही लिखा जाता है। ऐसा ही आप हंस में भी होता हुआ देख सकते हैं। कब वो उड़ने वाला पक्षी था और हंस उड़ गया आपको लिखना था, और कब किसी की मुस्कुराहट के बारे में आपको लिखना था कि वो हंस पड़ी। इन दोनों जगह पर ह ऊपर बिंदी और स ऐसे ही लिखा हुआ होता है। ये स्थिति आपको बुरी लग सकती है, मुझे ये उतनी अजीब नहीं लगती। अजीब इसलिए नहीं लगती क्योंकि भारत तो एक ऐसा देश है जहां मिशनरी कॉन्वेंट स्कूलों में आज भी हिंदी बोल देने पर जुर्माना अर्थदंड लगा ही दिया जाता है। ये करीब करीब वही तरीका है जो कनाडा के रेसिडेंशियल स्कूल इस्तेमाल करते थे, और अभी हाल में वहाँ के प्रधानमंत्री इसके लिए माफ़ी मांगते हुए दिखे हैं। वहाँ भी स्थानीय मूल निवासियों का जो कल्चर था, उनकी जो भाषा और उनकी जो संस्कृति थी, उन्हें समाप्त करने के लिए मिशनरियों ने अपने रेसिडेंशियल स्कूल में बिल्कुल यही तरीका इस्तेमाल किया था। अगर कोई स्थानीय भाषा में बात करता पाया जाता
तो उस बच्चे को गंभीर दंड दिए जाते थे। आजकल शारीरिक दंड देना मना है, लेकिन आर्थिक दंड लगाने से तो किसी ने रोका नहीं है। इसीलिए अर्थदंड करीब करीब वही तरीका थोड़े से बदले हुए स्वरूप में आज भारत में जारी होता हुआ दिखता है। और हम हैं कि अपनी संस्कृति, अपनी भाषा को खत्म किए जाने के इस तरीके पर आवाज भी नहीं उठाते। आवाज उठाएंगे भी कैसे? अगर आप माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जाएं तो वहां अपील और दलील के लिए भी तो आपको अंग्रेजी ही इस्तेमाल करनी पड़ेगी। हिंदी तो वहां भी नहीं चलती। और ये तब है जब भारत में हम लोग वर्ष में 2 बार हिंदी दिवस मना रहे होते हैं। एक बार राष्ट्रीय स्तर पर सितंबर में, तो दूसरी बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जनवरी में। तो मनाइए हिंदी दिवस। आप सबको हिंदी दिवस की बधाई।